सो हेलो बच्चों। तो हम यहाँ पर कॉनिक सेक्शन पार्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पैराबोला पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? पैराबोला पढ़ा। और उसके बाद हमने एलिप्स वाले चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे उन सब कंसेप्ट को हमने यहाँ पर क्लियरली बहुत अच्छे से समझ लिया है। जितनी भी जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, और कोई भी कॉनिक जैसे एक इलिप्स कब कहलाएगा वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि इलिप्स बनने की कंडीशन क्या होती है, वो सब चीज़ें भी हमने पढ़ ली। और इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसी कैसी इक्वेशंस आती है, जब a ग्रेटर देन b हो तब क्या इक्वेशन आती है, जब b ग्रेटर देन हो तब a क्या इक्वेशन आती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइपरबोला का। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि कोई भी कॉनिक पार्ट पैराबोला होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है कि उसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। PS अपॉन PM की वैल्यू, जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो वैल्यू आएगी, रेशियो आएगा, वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यानी कि एक पॉइंट और एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहनी चाहिए। रेशियोज क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास पैराबोला कहलाता है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो वो कॉनिक क्या कहलाता है, हमारा एलिप्स कहलाता है, जिसकी इक्वेशन और अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तब क्या कहानी होती है, तब हमारा कॉनिक आता है हाइपरबोला। क्या होता है हमारा? हाइपरबोला। तो इसकी कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कल के लास्ट क्लास में जब मैंने आपको एलिप्स कराई थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे डायरेक्ट्रिक्स की लिए फॉर्मूला होता है, उस पर बेस कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसेंट्रिसिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने थोड़े से कम डिस्कस करे। तो पहले अपन उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन हाइपरबोला, जो कि काफ़ी छोटा सा पार्ट चैप्टर होता है, उसको अपन खत्म कर लेंगे। कॉनिक में सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा एलिप्स का। चलो फटाफट से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, m इज द देखना, ये स्लोप वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्या होता है, आपको एक कॉनिक दे देगा, उसकी एक टेंजेंट है और सेम टेंजेंट किसी और कॉनिक की है, तो हमें क्या याद रखना है, दोनों कॉनिक की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है वो याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है, उसकी क्या है, एक टेंजेंट है, और इस एलिप्स की भी एक टेंजेंट है, और वो दोनों क्या है, कॉमन है। बस आपको क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशंस 2 बार लगा देनी है। एक बार किसके लिए लगानी है, सर्किल के लिए लगानी है, या फिर कोई भी कौन, मान लीजिए यहाँ पर पैराबोला भी दे रखा होता तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला के लिए लगाते। हाइपरबोला दे रखा होता तो जैसे हाइपरबोला में भी क्या है, सेम क्वेश्चन आ सकता है, एक एलिप्स दे रखा है, एक हाइपरबोला दे दिया, कॉमन टेंजेंट आ रही है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि एक बार अपन टेंजेंट की इक्वेशन इसके लिए लगाएंगे, एक बार टेंजेंट की इक्वेशन इसके लिए लगाएंगे, और दोनों क्या है, सेम ही तो है, तो वो दोनों इक्वेशन हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बस इतनी सी कहानी रहती है। तो आप बताइए कि टेंजेंट फॉर अ सर्किल क्या होती है, y इक्वल्स टू, अगर मेरे पास स्लोप दे रखा है, स्लोप फॉर्म में निकालनी है भाई, इससे इजी क्या हो सकता है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन। a स्क्वायर क्या होता है, a बोल दो या फिर इसको रेडियस बोल दो, सेम ही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। चलें आगे। और मुझे एक बात और बताइए कि इक्वेशन फॉर एलिप्स क्या होती है। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है हमें एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्लोप फॉर्म में इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको ये पता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास सेम आएगी। आप प्लस वाली ले लो पहले वैल्यू, क्योंकि हमें तो इक्वेट करना है ना बाद में, और बाद में इक्वेट करके क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग पढ़ देंगे। प्लस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर ना होके हाँ 12, और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब ये दोनों इक्वेशन आपको दिखने में अलग अलग लग रही होगी, पर ये है सेम ही। अब यहाँ पर इक्वेशन में आप ए की जगह क्या रख दो, 12 रख दो, उसके बाद इक्वेट करना, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर ए जो है वो 16 है, ए का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर जो है वो 9 है। ये तो हमें ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है। इक्वेशन आपको दे ही रखी है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 12 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर 16, m की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, 12m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, मतलब m की ही वैल्यू निकालनी है, 12m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9। इजीली हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आई इक्वेशंस ये दोनों आई, और ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है बेटा, इसीलिए हम यहाँ पर इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चलो फटाफट से इक्वेट कर दो दोनों को और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पर क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें तो कॉमन आ रही है। ये दोनों इक्वेशन एक होने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दोनों में रूट लग रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आता है दोनों इक्वेशन में, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ कितना आ जाएगा, 12 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एम स्क्वायर प्लस 9, 16 एम स्क्वायर प्लस 9। बस हो गई इक्वेशन ख़त्म। यहाँ से 12 प्लस 12m स्क्वायर इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 9, तो ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 4m स्क्वायर, और 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा और मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। 12m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, 12m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो कितनी आ रही है वैल्यूज़, 9। तो मेंस वगैरह में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उनको आप अच्छे से ध्यान रखें और उनको रिवाइज करते रहें, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये दिखने में टफ लगता है, पर अगर आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो चीज़ें आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2026 का क्वेश्चन है, सेशन फर्स्ट का, अभी लेटेस्ट का ही पूछा गया है, तो फटाफट से अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए ग्रेटर देन बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का, वो डिपेंड करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, चलो तो लेटेस्ट रेक्टम की लिए वैल्यूज, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर ए ग्रेटर देन बी होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 30 दे रखी है। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये दी हुई है, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, मतलब ए और बी में एक रिलेशन तो मेरे पास यहाँ से आ गया। अब मुझे एक और रिलेशन चाहिए होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसने कुछ और कंडीशन भी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। उसने क्या दे रखा है कि इसकी सेंट्रिसिटी जो होती है, अब देखना यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर सेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। अब फंक्शन हर जगह आ जाता है, फंक्शन यहाँ पे भी आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोनिक में फंक्शन नहीं आता, भाई आ तो क्या, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू AOD से भी कर सकते हो आप, या इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप उसको कर सकते हो। चलो फटाफट से अपन करते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, मुझे क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू चाहिए। इसेंट्रिसिटी क्या है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो फटाफट से, क्या है, एफ टी इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3/4। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अपन क्या सोच रहे हैं कि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर से क्या है, मुझे डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डेस टी निकालो, उसको 0 के बार इक्वल करो, फिर टी की वैल्यू निकालो, उस पर क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि टी की वैल्यू तो यहाँ पर एक ही पॉसिबल है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अपने को उस पर
तो अपन उसके लिए एफ डबल डैश टी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। वैसे भी अपन कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है, तो इस वाले से करते हैं। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पर, t-1 का स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 -1 प्लस 3/4 आ जाइए, माइनस t-1 का स्क्वायर -1/4 आ जाइए फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस t-1 का स्क्वायर। ये आ रही है मेरे पास एफ ऑफ टी। अब आप ज़रा देख के बताइए इस फंक्शन को, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि 1/4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 से छोटी ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आएगी जब ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्या t-1 जब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ टी मैक्स अगर पूछा जाए तो कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना। स्क्वायर मिनिमम वैल्यू कब देता है, जब वो 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर है, आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, बस। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पर 1/ft मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1/4। और यही मेरी इसेंट्रिसिटी है, इसी को तो मुझे निकालना था, तो मैंने इसेंट्रिसिटी निकाल ली। चल अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट में 1 - b² अपॉन a² की वैल्यू 1/4 के बराबर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - b² अपॉन a² इक्वल्स टू 1/16 आ गया। तो a² और b² में एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो आप क्या करें, b² की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें। अपन क्या रख सकते हैं, 2 से ये कितनी बार 15, तो b² की वैल्यू कितनी आ गई, 15a। तो b² की वैल्यू 15a आ गई। b² की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15a आ गई। 15a अपॉन a² इक्वल्स टू 1/16, 15/16 इक्वल्स टू, इधर आया 15/a से a कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। बहुत बढ़िया। अब a की वैल्यू 16 आ गई तो मेरे पास इक्वेशन में क्या दे रखा है, b² इक्वल्स टू 15a, b² इक्वल्स टू 15a, a मतलब 16। अब मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालता हूँ, सॉल्व मत करो, बस आप इसको एज इट रख दो, एज इट इज़। अब मुझे वैल्यूज़ किसके निकालनी है, फटाफट से देखते हैं किसकी निकालनी है मुझे, a² प्लस, यहाँ पर किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, a² प्लस b² की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से देखो, a की वैल्यू आ गई थी 16, तो a² प्लस b² की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a² आ जाएगा 16 × 16 प्लस b² कितना आ जाएगा, 15 × 16। यहाँ से 16 कॉमन ले लिया, 15 + 15 30, और ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 496। कितना आ रहा है अपना आंसर, 496, ऑप्शन 3। तो इजीली हम देख सकते हैं कि जो रिसेंट में क्वेश्चन आया वो भी हमसे बन जाएगा, अगर हमें कंसेप्ट की क्लियरिटी है, जो फॉर्मूलेज हमें दिए हैं वो हमें याद है। तो स्लोप वाली इक्वेशन का अगर फॉर्मूला दे रखा था तो अपन से वाला क्वेश्चन बन गया था। अब ये स्लोप वाला काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए अपन ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं, a² प्लस b² की वैल्यू यहाँ से ईजिली हमारे पास आ जाएगी 496। चलो फटाफट से आ जाओ, आगे चलते हैं। हाइपरबोला की बात मैंने आपको थोड़ी बहुत तो बता दी थी, अब इसको आगे का आगे सॉल्व करते हैं। हाइपरबोला में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसका फॉर्मूला भी अपन देखेंगे, उससे भी आपको लग जाएगा। अब इसमें क्या है ना, x² अपॉन a², जैसे एलिप्स था, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो अपन इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट में 1 - b² अपॉन a² लगाएंगे, कब, जब a > b होगा, और 1 - a² अपॉन b² लगाएंगे जब a b से छोटा होगा। ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर याद रखते हैं कि इसेंट्रिसिटी ऐसे ऐसे चेंज हो जाती है। उसी हिसाब से लेटस्ट रेक्टम की इक्वेशन कैसे, जब इसकी वैल्यूज़ बड़ी आ जाए, पर
हाइपरबोला में ये वाली चीज़ नहीं होती है, बड़ी आ रही है छोटी आ रही है वैल्यूज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये इससे फ़र्क पड़ता है कि माइनस का साइन अपन कहाँ लगा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं कि हाइपरबोला की क्या होती है, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे और क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, इसमें भी क्या होता है, टेंजेंट आती है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। जैसे हमने एलिप्स में समझा था कि दो फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पाथ में ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स से डिस्टेंस का जो सम है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो जो कर्व बनेगा वो हमारा क्या होगा, एलिप्स होगा। यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो हमने F1 और F2 दो फोकाई मानी थी, PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 की वैल्यू PF1 प्लस PF2 की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो किसके बराबर होती है, 2a के बराबर। मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि डिफरेंस PF1 माइनस PF2 यानी कि एक पॉइंट ऐसे पाथ पे मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, और वो क्या होता है, 2a के बराबर। ये इसको हम क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन, अभी जैसे एलिप्स था तो वहाँ पे क्या आता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की बात करें अपन, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है ई इक्वल्स टू अंडर रूट में, वहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे प्लस लगा दो, फॉर्मूला एज इट इज। ऊपर क्या आएगा, जिसके साथ माइनस साइन लगा हुआ। ये याद करने के तरीके होते हैं क्योंकि फॉर्मूला में एक बार 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी आएगा, इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आप डिफरेंस कैसे करोगे, जहाँ माइनस लग रहा है वो ऊपर रखेंगे, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाइपरबोला की छोटा सा पार्ट है कॉनिक में। चलो फटाफट से देख लीजिए। हाइपरबोला होता क्या है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट और उनका डिफरेंस जो आप लोगे, जैसे ये वाली डिस्टेंस मैंने नापी और ये वाली डिस्टेंस ली, इन दोनों का जो मैं डिफरेंस लूँगा तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, वो होता है 2a के बराबर। अब आते हैं आगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, फोकाई क्या क्या होता है इसके अंदर। अब वहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स थी क्या, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई, यहाँ पर भी, और ए ई और माइनस ए ई इसी हाइपरबोला पर दो पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर थे ना, ये वाला लिया था अपन ने, इससे रिलेट करके इसको याद करो। ये F1 है, F2 है, इसके कोऑर्डिनेट ए ई कोमा 0 फोकस के, इसके माइनस ए ई कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ और यहाँ थी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ रहेगी। छोटी आ रही है ना वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू को आप क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो a से आप डिवाइड करोगे तो छोटी आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस ए ई और ये ए ई कोमा 0, वही x इक्वल्स टू ए बाई ई, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। ये होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। फोकाई वही वापस से सेम चीज़ रहती है, ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0, फोकस ए माइनस ए, फोकस क्या, फोकस तो हो गया अपने पास ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0। ठीक है, एंड पॉइंट देख लिया अपन ने, कितना आता है, ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। ठीक है, ये अपनी एक्सेस आ जाएगी, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। शिफ्टेड हाइपरबोला होता तो अलग इक्वेशन आती है, उसमें अपन क्या करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको इलिप्स में बता चुका हूँ, यही सेम चीज़ अपन यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट से आगे चलते हैं। हाँ, ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर मेजर और माइनर नहीं होती, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस होती है जिस पर हाइपरबोला है। जैसे ये है तो ये एक्सिस जो आएगी अपने पास, ये ट्रांसफर एक्सिस आएगी, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2a के बराबर आती है। कंजुगेट एक्सिस, इसके वर्टिकल जो रहती है वो वाली एक्सिस क्या कहती है, कंजुगेट एक्सिस। मतलब वहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते थे अपन, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अंडर रूट ए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला इस तरीके से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वही एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है। अब ये चीज़ें क्या है, ईजी लग रही होंगी आपको क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेम अपन ने एलिप्स में भी पढ़ा था, तो वही सेम चीज़ें हैं। फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम,
इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, प्लस माइनस ए ई को प्लस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन ने देख ही लिया क्या होता है, ये और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो अभी भी फॉर्मूला वही रहता है 2b² अपॉन ए। अब b क्या है, मेजर एक्सिस नहीं है, कौन सा है, कंजुगेट एक्सिस, जिसके सामने माइनस लग रहा। अब वो वैल्यूज बड़ी आ रही है तो ठीक है, बड़ी सही, छोटी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। बड़ी और छोटी से फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ हमने माइनस साइन लगा रहा है उससे फर्क पड़ता है। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन हाइपरबोला इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट इन हाइपरबोला फ्रॉम फोकाई दिस एंड दिस, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वो किसके बराबर रहती है, ट्रांसफर एक्सिस 2a के बराबर। Pf1 माइनस Pf2 के वैल्यू सेम रहेगी और वो ट्रांसफर एक्सिस के लेंथ के बराबर रहेगी, यानी कि 2a के इक्वल रहती है। आगे चलते हैं फटाफट से। अच्छा, एक अब कंजुगेट हाइपरबोला, इसका रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसमें इसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बस इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास, -1। क्या आ जाता है, -1। कंजुगेट हाइपरबोला और सेम हाइपरबोला में एक खासियत और होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। यहाँ पर क्या किया, कंजुगेट यानी कि -1 लगा दिया। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए एक हाइपरबोला दे रखा है x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, और एक हाइपरबोला आपको ऐसे मिलेगा -x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो ये जो है ये इसका कंजुगेट है, क्योंकि आप इक्वल्स टू में क्या कर दोगे, माइनस लगा सकते हो। तो आप चाहे इस तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो, ये दोनों ही क्या है, इस हाइपरबोला के कंजुगेट है। और कंजुगेट में क्या डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस आएगा जो मेजर एक्सिस चेंज हो जाने पर आता था। यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन अगर आपसे पूछे या फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a² अपॉन b। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि a बड़ा है या b, इससे फ़र्क पड़ता है कि माइनस का साइन किधर लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कंजुगेट है। इसको लिखने का तरीका क्या है, एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन अकॉर्डिंगली ऐसे भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका ये वाला तरीका भी बता दिया कि ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। और इसमें क्या हो जाएगा, ये रहा अपने पास कंजुगेट हाइपरबोला। ये कंजुगेट हाइपरबोला किसका है, इस वाले हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला है। तो इसमें फोकाई में वही वापस से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 उसमें आ रहा था √1 प्लस b² अपॉन e²। E2 की वैल्यू आ जाएगी इसेंट्रिसिटी ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला 1 प्लस a² अपॉन b², कंजुगेट में वही। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है जो बहुत काम का है, कई बार पूछा जाता है, 1 अपॉन e² प्लस 1 अपॉन e2²। यानी कि ये हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, ये इसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है। इनमें एक रिलेशन होता है कि आप 1 अपॉन e1² प्लस 1 अपॉन e2² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो आती है हमारे पास 1 के इक्वल। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो 1 प्लस b² अपॉन a² और इसको 1 प्लस a² अपॉन b²। आप एलसीएम लेंगे कि इक्वेशन निकालेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप LHS लेके चलो, क्या RHS आ रहा है बस। एंड क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट इज स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, ये एक हाइपरबोला है, और ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन रहा है, एक आपको 4 फोकाई दे रखे होंगे, क्या दे रखे हैं आपको, 4 फोकाई दे रखे हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, आपको F1 दिया हुआ है और F2 दे रखा है। ये फोकस है हमारे इस वाले हाइपरबोला के, इसके कंजुगेट हाइपरबोला के फोकस है हमारे पास F3 और F4। आप इन सबको मिला दो, जैसे मैं यहाँ पर मिला देता हूँ इस वाली लाइन को, मैं मिला देता हूँ इस वाली लाइन को, और ये जब चारों फोकस को मैं मिलाऊंगा तो जो शेप बनेगी वो एक स्क्वायर होती है, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट इज अ स्क्वायर।
ये क्या होता है कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो कई बार पूछ लेता है कि कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये सब वो सब चीज़ें तो अपन यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये क्या बनाता है अपने पास, कंजुगेट हाइपरबोला बनाता है। अब शिफ्टेड हाइपरबोला वही वापस से सेम चीज जो अपन वहां करते हुए आ रहे थे। अपन क्या करते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर शिफ्टेड नहीं है, अगर शिफ्टेड हो जाता है तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाता था अपने पास। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी, x कहाँ शिफ्ट हो गया, x माइनस एच पर शिफ्ट हो गया, तो ये वापस से वही x इक्वल्स टू एच पर शिफ्ट हो जाएगा, h कोमा के पर। अपना पहले क्या था 0,0 था, अब ये h कोमा के हो गया है हमारा सेंटर, तो h कोमा के हो गया, तो बस इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। इसके कंजुगेट की इक्वेशन यहाँ पर माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगा, तो ऐसे चेंज हो जाएगी। सब चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पर शिफ्टेड हो जाएंगी वैल्यूज़ हमारे पास। इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी क्योंकि B और A में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, इक्वेशन पर। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन रहेगी वो चेंज हो जाएगी, पर इसकी लेंथ अभी भी वही आएगी जो अपने पहले आ रही थी। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ, शिफ्टेड हाइपरबोला इन कंजुगेट में क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, वही माइनस का साइन चेंज हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस x इक्वल्स टू एच, कंजुगेट एक्सिस y इक्वल्स टू के हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस तब कितना था, x इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एच जो उसका x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू के जो उसका y एक्सिस है। ठीक है, x इक्वल्स टू के एच, y इक्वल्स टू के और x इक्वल्स टू एच। चलते हैं आगे। फोकस डिस्टेंस PS1, यहाँ पर हमने क्या किया, एक कोई सा भी पॉइंट ले लिया। ये अपन अब प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहता है, क्या वो ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल आता है कि नहीं आता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, S2 दिया। S2 क्या आ रहा है अपने पास, माइनस AE, 0 और प्लस का AE, 0। तो इन दोनों के जब डिस्टेंस निकालेंगे, PS1 निकालेंगे, वो किसके बराबर होती है, E इंटू PM के बराबर। इन दोनों का रेशियो ही तो क्या आता है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी। यही तो देखा था अपन ने, एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन, एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो ही क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो मैंने क्या सोचा, यहाँ से अपन इसकी इसेंट्रिसिटी, और वो एक फिक्स लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है उसकी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली, वो आ रही है मेरे पास h माइनस ए बाई ई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया e से, तो PS1 कितना आ रहा है मेरे पास, EH माइनस ए बाई ई था, इंटू ए करेंगे तो a आ जाएगा। इसी तरीके से मैं PS2 निकालूँ तो EH प्लस ए आ रहा है, एक प्लस पे आएगा एक माइनस आएगा, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे तो वो आ जाएगी अपने पास E इंटू एच माइनस ए, और यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, E इंटू एच प्लस ए। अब इन दोनों को अपन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के। अगर ये कंजुगेट हाइपरबोला होता तो PS1 इक्वल्स टू क्या आ जाता, EH माइनस बी, और PS2 क्या आ जाता, EH प्लस बी, क्या आ जाता, EH प्लस बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे चलते हैं फटाफट से। फोकल डिस्टेंस फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PH के इस क्या होती है, EH प्लस माइनस ए। किसी भी पॉइंट के आप फोकल डिस्टेंस निकालोगे, EH प्लस माइनस ए आएगी, इधर वाले से निकालोगे तो EH प्लस ए, उधर वाले से निकालोगे तो EH माइनस ए। ये होती है हमारे पास फॉर हाइपरबोला दिस। और अगर कंजुगेट हाइपरबोला आएगा तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको क्या हो जाता है, EK प्लस माइनस ए, E इंटू के हो जाएगा, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारे पास h, k पर जब अपन शिफ्ट कर देते हैं, मतलब h, k से जब अपन निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, E इंटू के प्लस माइनस ए आ जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से अपन ने क्या चीज़ें देख ली, इसकी फोकाई क्या होती है, इसका फोकल डिस्टेंस क्या आता है,
लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आती है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जब कंजुगेट हाइपरबोला है तब क्या आती है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला है तब क्या आती है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। कंटिन्यू अब आगे बढ़ते हैं अपन और चीज़ें पढ़ते हैं। हाइपरबोला इज अ लोकस, अब यहाँ पर अल्टरनेट डेफिनेशन दे रखी है जो कि हम वैसे तो पढ़ चुके हैं पर एक बार और देख लेते हैं। अल्टरनेट डेफिनेशन क्या होती है, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट सच डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर एक्सिस, एंड दिस कांस्टेंट मस्ट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए ये कह रहा है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट ये है, एक फिक्स पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहेगा फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो लोकस कहलाएगा या फिर ये कॉनिक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाता है। ये तो हमने पढ़ ही ली इतनी देर से कि इसका डिफरेंस फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट ये ले लिया S1 और एक फिक्स पॉइंट ले लिया S2, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, PS1 माइनस PS2, ये रहता है हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, अगर A है ट्रांसफर एक्सिस तो A 2 है। आगे देखो, आगे जो बात बोल रखी है वो इम्पोर्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट मस्ट बी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। ये जो वैल्यू आई ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहता है। ये क्या बात कह दी इसने, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो मुझे, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है AE, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, ये बता सकते हैं अपन -AE, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2AE। S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2AE, और इन दोनों का डिफरेंस फ्रॉम इन दोनों का डिफरेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इन कर्व वो क्या आ रहा है, 2 है। आपको ये पता है कि सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है, मान लीजिए 1 से बड़ी 1.5 ले लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, क्या ये इससे बड़ी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ये इससे हमेशा बड़ी रहेगी। आप जैसे 1.5 ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 है हो जाएगा, और ये तो 2 है, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, 3 आएगी ऑब्वियसली। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि टू फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा फिक्स रहता है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल आती है, और वो ऑलवेज किससे छोटा रहता है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस के बीच से। हम ये सेम चीज़ रिवर्स ऑर्डर में एलिप्स में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का सम जो रहता है वो फिक्स रहता है, और उसकी वैल्यू कितना आती है, मेजर एक्सिस के बराबर, और मेजर एक्सिस की जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी होती है इन दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस से, जो कि तब भी 2AE आ रही थी, और PF1 प्लस PF2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी हमारे पास 2A। आप देख सकते हो उसमें सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन बना रही थी, तो ये वाली वैल्यूज़ इससे हमेशा क्या होती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, इन दोनों डिस्टेंस से छोटी आ जाएगी, जो कि क्या है हमारे पास मेजर एक्सिस के बीच, मेजर एक्सिस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने पढ़ ली, फोकस की बात कर ली, इसके अल्टरनेट डेफिनेशन की बात कर ली, इसकी सेंट्रिसिटी की बात कर ली, लेटेस्ट रेक्टम की बात कर ली, और अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तब क्या कहानी होती है वो भी अपन ने बात कर ली। ट्रांसफर एक्सिस देख लिया, कंजुगेट एक्सिस देख लिया, कंजुगेट एक्सिस में चीज़ें कैसे चेंज हो जाती है, उन दोनों में रिलेशन क्या आता है, ये सब चीज़ें भी अपन ने यहाँ पर देख ली। अब आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या है, PS1 माइनस PS2 इक्वल्स टू लेमडा, हाइपरबोला के लिए नहीं है, पूरे कॉनिक के लिए है। तो ये जो लेमडा है अगर ये ट्रांसफर एक्सिस के इक्वल आ गया, PS1 माइनस PS2, अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर, किससे बड़ी है, दोनों फोकस से जो लेंथ आई है वो बड़ी वैल्यू से इससे, तो यहाँ पर जो P आएगा, लोक ऑफ P इज हाइपरबोला। अगर इक्वल आ गई, आप सोचो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस का इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस
कोई भी पॉइंट जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2 के इक्वल आ गई, तो ये क्या होगा, एक पेयर ऑफ रेज हो गया। आप सोचिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया, P पॉइंट, इससे इसके डिस्टेंस और इससे इसके डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा PS1 माइनस PS2, इस लाइन पर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, इनफाइनाइट तक जा रही है, और इस लाइन पर भी कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, इनफाइनाइट तक जा रही है, उसमें सेम कंडीशन रहेगी। क्या ये S1 S2 के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देखो ना, ये A है, ये B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A माइनस B, और S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस A माइनस B होती है, और PS1 माइनस PS2 भी A माइनस B ही आएगा, या फिर B माइनस है, जो भी बड़ी आ रही है, मतलब मोड कर दो। तो ये आपने देख लिया कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं अपने पास। अगर ये बड़ी आई तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है कि इसकी वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए। चलो आगे चलते हैं। आगे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन सबको भी अपन पढ़ते हैं और फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है एक, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। होता क्या है, ये डायग्राम कैसा बनता है इसका, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो इसकी डायग्राम की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से इसका होता है। इसमें क्या खासियत होती है, हाइपरबोला इन विच द लेंथ ऑफ ट्रांसफरिंग कंजुगेट एक्सिस आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला। क्या बोल रहा है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कर देता हूँ, या फिर ए और बी ट्रांसफर एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस क्या आ रहे हैं, सेम आ गए, तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो हाइपरबोला मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि a की वैल्यू अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपको इक्वेशन दे रखी है, और उसमें मुझे एक चीज़ पता लग गई कि a और b भी इक्वल है। आप सोचो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू a और b की वैल्यू कुछ भी हो पर वो इक्वल है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितनी आती है, अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू कुछ भी है, मतलब आप मान लीजिए कि वो कुछ भी, कोई सी भी रियल वैल्यूज़ है पर वो इक्वल आ रही है, तो इससे ये कैंसिल कितनी बार चल जाएगा, 1 टाइम्स, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, √2 आ जाती है। कितनी आती है ये, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, या फिर 1 प्लस, आप इसको उलट के भी देख लो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि ऐसे भी मान लो, पर यहाँ पर a और b की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी आती है, √2 के बराबर आती है। इसेंट्रिसिटी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस तरफ से उसको भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से, कि इसमें और कैसी कैसी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपने देख ली कितनी आती है, √2। अब इसकी इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन, हाइपरबोला हैविंग असिम्प्टोस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। एसिम्प्टोस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए तो जनरल इक्वेशन क्या होगी, एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सी पॉजिटिव होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। आप सोचो कि ये कहाँ पॉसिबल है, जब x और y इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाए, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ये तो पता ही है आपको कि ये पॉजिटिव आता है, c तो क्या रहेगा, सी स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका डायग्राम इस तरीके से क्यों बनता है, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोस एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। x की वैल्यू जब पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव तब तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। आप सोचिए अगर मैंने x को नेगेटिव ले लिया और y को पॉजिटिव ले लिया, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर ली, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के इक्वल नहीं आ पाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है जो कि किसी भी के भी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि या तो दोनों वैल्यू क्या हो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव होगा। और इसकी ग्राफ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म होता है, क्या आएगा, और दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ये ग्राफ बन पाएगा।
यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन दिख रही होगी, उसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स, ओरिजिन से पास करती हुई दोनों फोकाई से पास होती हुई एक लाइन होती है, क्या होती है, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगी हमारे हाइपरबोला की इस हाइपरबोला की क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफर एक्सिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी, तो इसको माइनस कर दो, इस तरीके से माइनस कर देंगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, एक तो y इक्वल्स टू एक्स और एक इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स। कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस क्या होगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक्स को अगर c ले लें और y को दोनों को इक्वल ले लें तो क्या हो जाएगा, ये c कोमा c। इस लाइन पर आना चाहिए वो पॉइंट, फोकाई से भी एक डिस्टेंस पर रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस डिस्टेंस पर रहेगा, और एक वर्टिसेस रहता है इसका माइनस सी कोमा माइनस सी। ठीक है, एक वर्टिसेस आएगा अपने पास सी कोमा सी, एक आ जाएगा माइनस सी कोमा माइनस सी। फोकाई की बात करते हैं, फोकाई कितना हो जाएगा अपने पास, रूट टू सी कोमा रूट टू सी, ये वाला रूट टू सी कोमा रूट टू सी, और दूसरा वाला फोकाई हो जाएगा माइनस रूट टू सी माइनस रूट टू सी। आप y इक्वल्स टू एक्स और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जब करेंगे तो आपके पास आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। ये वाला a और a डैश कैसे आएंगे, x इक्वल्स टू वाई इस इक्वेशन में रखने से आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ट्रिक्स क्या होगी इसकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू सी। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू सी। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट टू सी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं इधर आएगा, अंडर रूट टू सी यहाँ आएगा, और माइनस अंडर रूट टू सी यहाँ आएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट टू सी। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इसका, 2 अंडर रूट सी। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए, और b स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है कितनी आ रही है, रूट टू सी यानी कि 2c, और यहाँ पर ये रूट टू सी हो जाएगा, तो इससे कैंसिल होके ये क्या बनेगा अपने पास, 2 अंडर रूट टू सी। ठीक है, जैसे आप b स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 2 इंटू सी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट टू सी, तो ये हो जाएगा अपने पास एक पावर चली जाएगी, मतलब आधी पावर चली जाएगी, 2 अंडर रूट टू इंटू सी आ जाएगा, सी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन आएगी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और ए और बी की वैल्यूज आपको पता ही है कितनी आ रही है, अंडर रूट टू सी। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक टाइप है जिसमें इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, पर ये जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हाइपरबोला कैसा हो, पैरामीट्रिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो। चलो, पैरामीट्रिक में आप बहुत आसानी से इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि कोई भी पॉइंट इन दिस पाथ, इस लोकस पर किसी भी पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट लेने हो तो वो कैसे आ सकते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे इस पाथ पर या इस कॉनिक पर अगर लेने हो तो वो क्या आ सकते हैं। आप सोचिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट हम किस तरीके से लेंगे, वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं c इंटू टी लेता हूँ, आप मान लीजिए x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। सोचिए, लेट सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली c इंटू टी, तो आप सोचो y की वैल्यू क्या आएगी, c इंटू टी, किसी भी पॉइंट रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटू वाई, y इक्वल्स टू हो जाएगा c बाय टी, क्योंकि x इंटू वाई की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर हो गई। बस इतना सा ध्यान रखना, t की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, r माइनस 0। ऐसा यहाँ भी दिख रहा होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट जो होगा ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिन से पास करने के लिए t की वैल्यू 0 चाहिए।
जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इस तरीके से कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ओरिजिन से पास होगा तो x की वैल्यू को 0 ले, या फिर x की वैल्यू 0 यानी कि इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस पर कट नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि y जब वहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुझे दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पूछा जाए तो क्या होती है, x इक्वल्स टू सी इंटू टी और y इक्वल्स टू सी बाय टी। अब यहाँ पर आप देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सी स्क्वायर हो जाता है। डन वाली चीज़ हो गई है तो सब ठीक है। ये सब चीज़ें आसान चीज़ें हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अपन अब उतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं अपन, इन सबको पढ़ चुके हैं। तो अपन ने ये भी देख लिया कि x इंटू वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, c बाई टी और c इंटू टी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके टी वाली टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा क्या अपने पास, c स्क्वायर। ये बात होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। अगर मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई इक्वेशन चाहिए हो तो मैंने आपसे बताया था कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट अगर मानना हो, तो किस तरीके से मान सकते हैं, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y इस एलिप्स पर, जो इस एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो क्या होता है, अपन ने इस पर क्वेश्चन भी किया था, वो होता है a cos थीटा और b sin थीटा। अगर आप इसको इक्वेशन में रखोगे, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर जनरल पॉइंट लेना है कोई भी, इस पाथ पर कोई भी जनरल पॉइंट लेना हो, तो अपन कैसे ले सकते हैं, a cos थीटा और b sin थीटा से, कोई सा भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे लेने। और वैसे ही अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना हो, तो वो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। तो ये रही यहाँ तक की हमारी बातें। आगे चलते हैं, फटाफट से आगे की कहानी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। आगे चलते हैं, इफ़ द लाइन x माइनस 1 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला kx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, देन द हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट। वो किस पॉइंट से यहाँ पर पास कर रहा है, ये हमें देखना है। तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं। अरे इससे पहले चलो, इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक तरीके से। यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स बहुत बढ़िया। हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, हाइपरबोला क्या दे रखा है मुझे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6। हाइपरबोला की एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, हाइपरबोला किस पॉइंट से पास करेगा। तो मैं अगर कोई सा भी ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि k एक कांस्टेंट आ रहा है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या सोचता हूँ कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है उनसे। ईजी पड़ जाएगा अपने को। कैसे सोच पा रहे हैं अपन कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मुझे दे रखी है, उसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख के उसको इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, ये तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उससे ये बहुत आसानी से हमारे पास आ जाएगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू 1 दे रखा है मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला के लिए, x इक्वल्स टू a बाई ई। क्या मुझे a की वैल्यू दे रखी है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो फटाफट से, अब देखना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इक्वेशन आ गई मेरे पास x इक्वल्स टू a बाई ई, उसको मैं x इक्वल्स टू 1 के साथ कंपेयर करता हूँ तो a बाई ई की वैल्यू आ गई। a बाई ई की वैल्यू आ गई, इसका मतलब k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। पर मेरे को सबसे पहले सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के इसको इक्वल करना पड़ेगा। आप सोच पा रहे होगे कि इस क्वेश्चन में मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे k की वैल्यू कैसे भी निकालनी है। उसके लिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू a बाई ई। बस खत्म क्वेश्चन। जैसे आप मान लीजिए आप कोई इस
हाइपरबोला पर कोई भी एक पॉइंट निकालना है। और आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लिया है x, y, वो इन चारों में से कोई एक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे इस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ट्रांसफर एक्सिस मुझे दे रखा है x² अपॉन k/6, x² अपॉन 6k माइनस y² अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ये तो आई मेरे पास इक्वेशन। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x² अपॉन 6/k माइनस y² अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, ये आ रही है मेरे पास एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। आगे चलते हैं फटाफट से। स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसेंट्रिसिटी होती है e² इक्वल्स टू 1 प्लस b² अपॉन a², क्योंकि पैराबोला का ट्रांसफर एक्सिस क्या है, a है, दिया हुआ उसने। माइनस कहाँ लग रहा है अपने पास, इसके साथ। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस b² की वैल्यू 6, a² की वैल्यू 6/k। तो ये 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 प्लस k। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 1 प्लस k। तो इसेंट्रिसिटी आ गया मेरे पास। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको कैलकुलेशन करना है और इक्वेट कर देना 1 प्लस k। अब मुझे बताइए कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, a/e, और उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है मुझे, किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर हम इक्वेट कर देते हैं फटाफट से। इसेंट्रिसिटी आ गई मेरे पास 1 प्लस k, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/k। तो x इक्वल्स टू a/e इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 6/k, और e की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस k। और उसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर। नहीं, अंडर रूट में 6/k आएगा। देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है मुझे ये वैल्यू, जो वैल्यू है ये तो a² की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 6k हो जाएगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि a/e की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 6 अपॉन k 1 प्लस k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1k। तो ये हो जाएगा मेरे पास k इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 6 के बराबर। आगे चलते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा k² प्लस k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास k प्लस 3, और ये हो जाएगा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फटाफट से देखना, k की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो आ रही है k इक्वल्स टू -3 और k इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 6k है। आप सोचो k की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या यहाँ पर कैसे भी पॉसिबल है कि k नेगेटिव आ जाए। तो हमें यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मुझे क्या निकालना था, मुझे क्या निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी इस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आ रही थी x² अपॉन 6/k माइनस y²/6 इक्वल्स टू 1, जो कि हो जाएगी x² अपॉन 6/k। k की वैल्यू आ गई 2, तो रख दो 4 माइनस y²/6 इक्वल्स टू 1। अब अपन चेक करेंगे कि कौन सा वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब LHS में आपको सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखते जाओ और देखते जाओ कि कौन सा वाला सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो A ऑप्शन पर आते हैं अपन सबसे पहले, -2√5, 6। तो -2√5 अपॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6। क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 माइनस 36 डिवाइड बाई 6। ये हो जाएगा 5 माइनस 6, ये तो -1 के बराबर आ रहा है, +1 के बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये इसके, आप सोच पा रहे हो कि ये आंसर नहीं है, पर एक चीज़ और समझ में आई कि ये इसके कंजुगेट हाइपरबोला पर होगा।
मतलब ये कंजुगेट हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो पूछता कि इसके कंजुगेट हाइपरबोला को पर कौन सा पॉइंट होगा तो अपना आंसर ऑप्शन ए हो जाता, पर यहाँ पर अपन से ये पूछा ही नहीं तो अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे, ए ऑप्शन कैंसिल। बी पर आते हैं। बी की कहानी क्या है? बी पॉइंट क्या है मेरे पास? -√5,3 -√5,3। तो -√5 को 5/4 -3 का स्क्वायर बाई 6, तो ये 5/4 -9/6 यानी कि 3/2। अब मेरे को लग तो नहीं रहा ये आएगा, 5 माइनस ये हो जाएगा 6 -1/4, ये भी नहीं आ रहा है। आते हैं अपन सी ऑप्शन पर, सी वाले पॉइंट पर आते हैं। सी वाला पॉइंट है मेरे पास √5, -2। तो √5, -2, √5 का स्क्वायर 5 डिवाइड बाई किससे कर रहे हैं अपन? 4 से -2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6। तो ये हो जाएगा 12, 2/3 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस करेंगे अपन 8, ये भी नहीं आ रहा। तो 2√5 3√6 को चेक कर लेते हैं। x² बाई 4 माइनस y² बाई 6 इक्वल्स टू 1। 2√5 4/4 5 माइनस 9 6/6 5 माइनस 4, तो ये भी नहीं हो रहा। चलो तो ये हो जाएगा अपने पास x²। k की वैल्यू कितनी आ रही थी? 6, अरे तो 3 होगा ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई अपने से। k की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये गलती हो गई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ इसको 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 6। ये आएगी मेरे पास इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। इक्वेशन अब अपन ने सही निकाल ली। यहाँ पर अपन ने क्या कर रहे थे? 2 से डिवाइड करके उसको 4 लिख दिया था गलती से। तो अब आप अगर सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से सेटिस्फाई कराते हैं, फटाफट से आंसर निकालते हैं, फिर अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो इक्वेशन क्या आ रही है मेरे पास? 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 6 आ रही है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। -2√5 6, तो देखते हैं 2√5 माइनस 6 क्या ही 6 के बराबर आ रहा है? 4 5 20 20 और 2 40 माइनस 36 नॉट इक्वल्स टू, ये तो 4 के बराबर आ रहा है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या आ रहा है मेरे पास? बी ऑप्शन आ रहा है √5, 3। तो √5 3 का स्क्वायर, क्या ये 6 के बराबर आ रहा है? 5 × 10 माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू आ रहा है 6 के। सी ऑप्शन चेक करते हैं फटाफट से। सी ऑप्शन क्या आ रहा है? √5 - 2, तो 2 × √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है मेरे पास 5 × 10 माइनस 4 और ये आ रहा है 6 के बराबर। तो कौन सा वाला ऑप्शन इस कर्व पर है, इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर आप क्योंकि इसमें आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पर आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको इतना लेंदी समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये बहुत आसानी से तब आपसे बन जाएगा। देखो करना क्या है इसके अंदर, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन आंसर पूरा सही निकाल रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इक्वेशन सारी सही लगा रहे हैं, पर अपन ने क्या किया? थोड़ी सी मिस्टेक करी, बस k की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके वहाँ पर 4 लिख दिया, तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले तो kx² माइनस y² इक्वल्स टू 6 आपको इक्वेशन दे रखी थी, तो मैंने क्या की? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है जो कि होती है x इक्वल्स टू a/e। मेरे पास a की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ k और मैं e की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ k, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है? a इक्वल्स टू e आ रहा है मेरे पास, क्योंकि a/e की वैल्यू किसके बराबर है?
और a मेरे को क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6/k अंडर रूट में, और मैं इसेंट्रिसिटी के बराबर कर देता हूँ, पर मुझे इसेंट्रिसिटी नहीं पता है, अगर पता होती तो मैं यहाँ से निकाल लेता। तो मैंने क्या किया, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया और इसेंट्रिसिटी को भी ही किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने k की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या रहा, कंपेयर करना बहुत आसान रहा। कंपेयर कर लिया मैंने, कंपेयर कर दिया और k की वैल्यूज़ को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही थी, अंडर रूट में 1 + k, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, k की वैल्यू इजीली आ गई। और k की वैल्यू ही निकालना इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट होता है। तो मैंने k की वैल्यू निकाल लिया, k की वैल्यू जैसे ही आ गई तो इक्वेशन आ गई, k की वैल्यू 2 आ रही है तो x² / 3 - y² / 6 = 1 हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें सेटिस्फाई कराना है सारे पॉइंट्स को रख के। जैसे ही आपने सेटिस्फाई करा दिया तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कॉनिक पार्ट खत्म होता है यहाँ तक। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।